बिहार है, कितने सीट ला रहे हैं बिहार में? अनुमानतः 20 से 25 सीट आने वाली है बीएसपी का। किसी से गठबंधन है अकेले? नहीं, बीएसपी अपने बलबूते पे पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और बीएसपी अपनी ताकत को जानती है, इसलिए किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब वहाँ पे मोदी सरकार 10-10 हजार रुपया दे रही है, कैसे उनका वोट लोगे? मोदी सरकार तो 15-15 लाख रुपया दे चुका है। देश के युवा तो बम बम हो चुका है, देश के किसान खुशहाल है, देश के जवान खुशहाल है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसकी जुमलेबाजी बहुत पहले से चल रही है, आगे भी चलेगी, चल रही है, जनता समझ चुका है। और मोदी फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में। केंद्र की जो सत्ता है वो मोदी उस लायक नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार में? बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये इलेक्शन परिणाम के बाद तय होगा। मैं कहना चाहता हूं इस बार बीएसपी बिहार में अच्छा खासा सीट निकालेगी और बीएसपी जहां अगर सीट निकाल ली और वहां जीत गई तो मैं आपके दावे के माध्यम से कहना चाहता हूं। हाँ, क्या परिचय है सर आपका? सर, मेरा नाम एडवोकेट वीर कुमार हुआ और मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार के रहने वाला हूं और मैं दिल्ली हाईकोर्ट का प्रैक्टिशनर हूं। सर, कहा जा रहा है कि बसपा की सरकार इसलिए नहीं बनते, वोट बीत जाता है, बेच देते हैं। सर, ये विरोधियों का ये बीएसपी को और मिशन के खिलाफ में एजेंडा फैलाने का काम करते हैं और मानवर कांसीराम साहब जिस समय थे उस समय में बीएसपी को कमजोर करने के लिए विरोधी समय समय पे एजेंडा फैलाया। अरे तो उनका काम है विरोधी का करेंगे, आपका काम तो ये तो सरकार प्रूव करके दिखाई है ना। कंपटीशन है ना, मैं आपके चैनल न्यूज कंपटीशन है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीएसपी ने प्रूव करके दिखाया है यूपी में 4-4 बार सरकार करके। आप कह रहे हैं विरोधियों का काम है। मैं यही तो कहना चाहता हूं, इतिहास गवाह है, इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं पूरी देश का और पूरी प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं, कोई ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो नहीं है जो बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दिखाई है। मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं, मैं प्रेजेंट में यूपी की बात करना चाहता हूं। जातीय एट्रोसिटी, ये मनुवादी सरकार, जातिवादी सरकार बनेगी। आपके बसपा के सांसद दलितों के ऊपर अत्याचार ही ना होगा। आपके बसपा के सांसद विधायक तो बिक जाते हैं ना। मैं कहना चाहता हूं ये कोई नहीं बिकते हैं, ये अफवाह फैलाए जाते हैं। सामने बिके, मैं अफवाह फैलाए जाते हैं ये मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिकाऊ तो हर समय में रहे हैं। बिकाऊ प्रवृत्ति के लोग कैसे करोगे? टिकाऊ आज टिकाऊ हो चुका है, समाज जग चुका है, मिशन मूवमेंट के समझ चुका है, मानव कांसीराम साहब के संघर्षों को समझ चुका है, बाबा साहब के विचारों को, मिशन को, सपना को समझ चुका है। आज सबको पता है कि बीएसपी ही विकल्प है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। ये जातिवादी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां, नागनाथ और सांपनाथ, ये नागनाथ सांपनाथ ये मनुवादी पार्टियां है, सपा आरजेडी जातिवादी गुंडा पार्टियां है। मैं कहना चाहता हूं आपके पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, सवाल जवाब कंप्लीट होने दीजिए। नहीं तो जातिवादी पार्टियां इसलिए है क्योंकि सपा की सरकार थी तो जाति के नाम पे सबसे ज्यादा एट्रोसिटी हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ आरजेडी की सरकार बिहार में थी तो 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो जाति के नाम पे सबसे ज्यादा एट्रोसिटी करने वाले पार्टियां हैं और ये मनवादी मानसिकता की पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लोग हैं। मेरे को बिहार में कितनी सीट ला रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूं कि बिहार में अच्छा खासा सीट बीएसपी की आने वाली है और वहां मिशन मूवमेंट जा चुका है, लोग समझ चुका है। मैं बिहार से आता हूं। ये बिहार है, कितने सीट ला रहे हैं बिहार में? अनुमानतः 20 से 25 सीट आने वाली है बीएसपी का। किसी से गठबंधन है अकेले? नहीं, बीएसपी अपने बलबूते पे पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और बीएसपी अपनी ताकत को जानती है, इसलिए किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब वहाँ पे मोदी सरकार 10-10 हजार रुपया दे रही है, कैसे उनका वोट लोगे? मोदी सरकार तो 15-15 लाख रुपया दे चुका है, देश के युवा तो बम बम हो चुका है, देश के किसान खुशहाल है, देश के जवान खुशहाल है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसकी जुमलेबाजी बहुत पहले से चल रही है, आगे भी चलेगी, चल रही है, जनता समझ चुका है। और मोदी फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में। केंद्र की जो सत्ता है वो मोदी उस लायक नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार में? बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये इलेक्शन परिणाम के बाद तय होगा। मैं कहना चाहता हूं इस बार बीएसपी बिहार में अच्छा खासा सीट निकालेगी और बीएसपी जहां अगर सीट निकाल ली और वहां जीत गई तो मैं आपके दावे के माध्यम से कहना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से, बीएसपी के नेतृत्व में अगर सरकार बन गई तो वहां पे सर्व समाज की हित की बात होगा, संविधान की बात होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, ये एट्रोसिटी नहीं होगी। चलो ठीक है, हमें दर्शकों को समझाइए
बसपा का ग्राफ कैसे ऊपर होगा जो नीचे डाउन की तरफ जा रहा है? सबसे पहले भाजपा को समझने के लिए ना मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब को संघर्ष और मिशन मूवमेंट को समझना होगा। हमारा मिशन मूवमेंट ज्योतिबा फुले से लेकर के आदरणीय जुड़े हैं बसपा में? बहन बसपा में कब से जुड़े हैं? मैं अरे जब जागा तब सवेरा। अरे कब से? हम 10 सालों से जुड़े हुए हैं बीएसपी में। काशीराम को तो जानते हैं? मनोहर कांसीराम साहब को बिल्कुल जानते हैं। हमें दो नारा बताइए, काशीराम का कौन सा नारा था मशहूर? मनोहर कांसीराम साहब का दो नारा। मनोहर कांसीराम साहब का नारा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मनोहर कांसीराम साहब का जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। हाँ, ये तो नारा है, एजेंडा है बीएसपी का। लगाइए लगाइए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और मनोहर कांसीराम साहब ने 1585 का कंसेप्ट दिया। मनोहर कांसीराम साहब ने यह विचार दिया कि तुम सत्ता तक पहुंच सकते हो और शासक बन सकते हो। जब तुम देश की शासक बनोगे तब तुम्हारे समस्याओं का समाधान होगा। सर मास्टर जी थोड़ा आप बताइए हमें दर्शकों को, मनोहर काशीराम का जो पॉपुलर नारा है वो हमें दर्शकों को बताइए, क्यों सब भूल चुके हैं? देखिएगा, जो सबसे बड़ा नारा है और शासन सत्ता तक पहुंचाने की बात करता है वो है कि जिस समाज की जितनी संख्या भारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी। तो जो 6743 हमारा राज तुम्हारा, हाँ वो है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये और भी ज्यादा पॉपुलर नारा है। और सही माने में तो मेरे जैसे आदमी पीएम वाला नारा कैसे है? मैं वो ये है कि वोट से लेंगे, वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। दोबारा काटे। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ये साहब ने समाज को समझाने के लिए ये नारा शुरुआती ये नारा नहीं था, ये समाज में ऊर्जा पैदा करता है। और यहाँ से एक रास्ता बनता है कि जो आरक्षण के ऊपर बार बार उंगलियां उठाते हैं लोग, वो आरक्षण कास्टिज्म के ऊपर मिला था। तो ठीक है, एक थोड़ा आइए। मैं आपसे जाना हूँ कि आरक्षण के बारे में बहुत विवाद चल रहा है। आरक्षण कब तक होना, ये कर रहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, दलित तो दबंग हो गए, अब आरक्षण और SC ST एक्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आरक्षण के नाम पे जिसको सबसे ज्यादा पेट में दर्द है वही लोग प्रोपेगेंडा समाज में फैलाने का काम करते हैं। समाज में अगर बराबरी लाना है तो गैर बराबरी समाज को बराबर में लाने के लिए आरक्षण ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम समाज को मुख्य धारा में ला सकते हैं। और ये विरोधियों का, मनुवादियों का ये चाल है कि जब ये समाज सदियों से गुलाम था तो इसको वो चाहता है कि हमेशा गुलाम रहे। आज आरक्षण को संविधान के दलित तो दबंग हो गया ना, अब उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? 70 साल हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दलित दबंग हो गया तो आप बता दीजिए किस दलित के पास 10,000 दिया? कौन ऐसा दलित है जो दबंग है? कौन दलित गुंडागर्दी करता है? अरे आप एक संख्या उठा करके समाज से ताल्लुक। अलीगढ़ में जो ठाकुरों का कलश यात्रा जा रहा था, दलितों ने वहाँ रोक दिया करा कि अम्बेडकर के अगर मूर्ति नहीं निकलेगा तो हम नहीं निकलने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब को मूर्ति तोड़ा जाता है, मनोहर कांसीराम साहब का मूर्ति तोड़ा जाता है, और बहुजन जो कार्यक्रम होता है वो मनाने पे लाठी डंडा पीटा जाता है। ये तो लोगों को दिखता नहीं है, ये तो लोगों को दिखता नहीं है। अब सवाल है कि हमको बाबा साहब को हम अगर जयंती मनाते हैं, मनोहर कांसीराम साहब का जयंती मनाते हैं, हम बहुजन महापुरुषों का जयंती मनाते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ मनुवादियों जातिवादियों को तकलीफ होगा ही होगा। बताओ, आप देखो ब्राह्मणों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अत्याचार हो रहा है। हमारे रिपोर्टर बता दीजिए ब्राह्मणों का साथ सवाल ले लो, उल्टा सवाल कर रहे हो। सवाल ले लो। मैं अत्याचार ये हो रहा है कि वो आप कुर्सी पे बैठे रहते हो, वो आते तो पाँव नहीं छूते। पहले की नहीं, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो समाज सदियों से जिसके ऊपर एट्रोसिटी होती थी, अत्याचार होता था, गुलामी करता था, वो समाज अब खड़ा होकर के बात कर रहा है। इस बात का दर्द है। अब तो पाँव लागी नहीं करते ना। ऐसा है जी, पाँव कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है वो हम तय करेंगे, वो हम तय करेंगे। हमारा इच्छा तय करेगा। हम किसी के दबाव, किसी का गुलाम नहीं है। अब मनुवादी व्यवस्था नहीं है, संविधान का राज है, मनु का राज नहीं है। वही तो वो भी कह रहे हैं ना, तो बराबर हो गया, आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? ऐसा है। सबसे पहले उनको बोलिए कि वो मंदिरों में जो कई हजार वर्षों से जो
सीट रिजर्व करके रखे हैं, उनको छोड़ने की जरूरत है। अरे वो पढ़ाई किया है, संस्कृत कौन पढ़ा है। बोला है? वो संस्कृत कौन पढ़ा है। बोला? सबसे सुनो। ज्यादा नरभक्षी अगर देखा जाए, मांसाहारी देखा जाए तो ब्राह्मण में है। अरे बाबा ब्राह्मण का कैरेक्टर अरे क्या है? सुनो, बाबा साहब को संस्कृत मेरा एजेंडा ये नहीं है। मेरा एजेंडा है संविधान का एजेंडा है, बाबा साहब के विचारों का एजेंडा है। अरुण मिश्रा कह रहे हैं बाबा साहब अंग्रेजों के दलाल थे। अरे वो कहने का अरुण कुछ मिश्रा नहीं को सबसे पहले उनको पता नहीं है, वो मनुवादी मानसिकता के हैं, वो मनुवादी लोग हैं। तो बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। बाबा साहब के पैर के धूल के बराबर नहीं है वो। बाबा साहब के पैर के धूल के बराबर नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। बाबा साहब के पैर के धूल के बराबर नहीं है वो, और बाबा साहब की उंगली को उठाने का काम करता है वो। अरे भाई आप लोग कब तक जय भीम बोलो, राम का नाम मेरे लो। लिए गर्व की बात है कि मैं जय भीम बोलता हूँ, जय संविधान बोलता हूँ, जय भारत बोलता हूँ। जिनको संविधान में राम का नाम लो, राम में आस्था है, वो राम राम बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जय भीम में आस्था है, मुझे संविधान में आस्था है, मुझे भारत की शासन व्यवस्था में आस्था है, मुझे कानून में आस्था है। राम को सातों जन्म आपको मुझे नहीं विश्वास है ना, मैं क्यों बोलूंगा? जिनको राम में आस्था है वो राम राम बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो गलत बात है। ये तो निजी मामला है ना, सवाल का मामला है, निजी मामला है। ये धर्म का मामला निजी मामला है, ये कम्युनिटी का मामला है। मेरा आस्था संविधान में है, मेरा आस्था हमारे बहुजन के संघर्षों में है, बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट से है। आई लव मोहब्बत करने पर उनको FIR दर्ज हो रहा है, आई लव करो बुद्धा करो तो FIR दर्ज हो रहा है। आप कर रहे हो कि अब सरकार बनाओगे मोहम्मद के खिलाफ काम करने वाले, संविधान के खिलाफ करने वाले, उम्मीद करोगे कि हम आई लव मोहम्मद करें, हम संविधान का राज चाहें? संविधान का राज तब स्थापित होगा जब संविधान मानने वाली पार्टियां की सरकार बनाएंगे। और इस देश में एक ही पार्टी है जिसका मैनिफेस्टो सिर्फ संविधान है, संविधान के सारे प्रोविजन है, संविधान के सारे क्लॉज है, प्रियम्बल है, उसका मेन एजेंडा है बहुजन समाज पार्टी। लास्ट में उत्तर हमें बताइए दर्शकों को, ये जो बहुजन समाज पार्टी के नेता बिक जाते हैं दूसरे पार्टी में चला, इसका कुछ फार्मूला है? दलालों और बिकाऊ का कोई समाधान नहीं है। दलाल पहले भी थे, दलाल भविष्य में भी रहेंगे, दलाल आज भी है, जो समय समय पे बिकने का काम करते हैं निजी स्वार्थ फुलफिल करने के लिए। दलाल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बीजेपी में गया, वहां उसको टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में जाकर के कुत्ता की तरह भौंक रहा है। दलाल ऐसा है जो बोलता है कि मैं मानवर कांशीराम साहब का अनुयायी हूँ, और हमेशा खिलाफ किसके बोलता है? बीएसपी के खिलाफ बोलता है। आप तो ले लेते हैं ना, कांग्रेस बीजेपी के आते तो ले लेते हो आप। मैं कहना चाहता हूँ, आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना आसान है, लेकिन मेरा कहना है कि दलालों का कोई समाधान नहीं है। दलाल हमेशा रहे हैं, समाज समझ चुका है कि हमको किस झंडे तले के हमको नेतृत्व को स्वीकार करना है, और देश के 85% सर्व समाज समझ चुका है कि हमारा हित बहुजन समाज पार्टी में ही है। बहुजन समाज पार्टी ही हमारे समस्याओं का समाधान कर सकती है। हाँ बोले क्या? जो अभी आपने सवाल किया माननीय एडवोकेट साहब से कि भाई जो बिकाऊ लोग हैं उनको रोकने का कोई इलाज है? इलाज है। मानवर कांशीराम साहब के कहे हुए बात की इलाज उन्होंने बताया था कि जिस दिन हम समाज न बिकने वाला समाज तैयार कर लेंगे तो उस दिन हमारा न बिकने वाला नेता बन जाएगा, और वो नेता ही हमारा, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, टिकाऊ रहेगा। ऐसा साहब का समझाना रहा है। हम लोगों ने तो बार बार सुना, और हम उस तरह की तैयारी करते हैं, फील्ड में जाकर के लोगों को समझाते हैं। सॉरी मास्टर जी, एक सवाल याद आ गया। मानवर कांशीराम का सवाल है कि हमारे समाज में कोई पद में, पैसे में ऊपर बढ़ जाए तो समाज से कट के रहता है, वो समाज को अन्य अंग बताता है। कैसे देख रहे हैं उनको? नहीं, वो समाज के सबसे बड़े अगर वो दुश्मन हैं तो उसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो मनवादियों के बिल्कुल पक्के दलाल बन जाते हैं, और वो ऐसा महसूस करते हैं। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, बड़ा अनपढ़ परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, लेकिन आज मेरे संभव है, हो सकता है ये प्रैक्टिस में मेरे से ज्यादा हूँ, उम्र में मैं ज्यादा, तजुर्बे में मैं ज्यादा हूँ, प्रैक्टिस में ये ज्यादा हूँ। मेरी 2013 का है एनरोलमेंट प्रैक्टिस। तो जहाँ मेरी IIT छूटी, IIT हौसखा छूटी जुलाई 1973 में, केवल मात्र कास्टिज्म की वजह से, केवल मात्र गरीबी की वजह से। दैट टाइम 5 ही थी IIT, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बम्बई एंड दिल्ली। मास्टर सॉरी इसके लिए सर, एक सवाल रखे इनसे पूछ लो जरा। करो, आज के जो नया पीढ़ी है, आज माँ बाप को हट के रहना चाह रहा है
और माँ बाप कदर नहीं करना चाह रहा, पैसा कमा रहा, शादी ब्याह हो गया, तो कैसे उस नया पीढ़ी को समझाएंगे कि कम से कम माँ बाप का भी कदर करो। सर ये तो व्यक्तिगत विचार है, इसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं हो, तो समाज में दिख रहा है। समाज में ये तो व्यक्तिगत विचार है, इसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। सिंपल सी बात है कि जिसको जहाँ अपने आजादी अपनी सहूलियत दिखता है उस हिसाब से अपना जीवन जीता माँ है। बाप तो पढ़ाते लिखाते कि अपने हमारे बच्ची हमारा भविष्य बनेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, समाज में अपने माँ बाप को लोग सेवा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं और जिम्मेदारी उठाने का हक भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो व्यक्तिगत विचार है, हर किसी का अपना अपना टेंडेंसी है, तौर तरीका है, लिविंग स्टाइल है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा मेजर जो आप एजेंडा समाज है, सुधारक का बात नहीं करेंगे। ऐसा है, समाज सुधारक की बात बिल्कुल करेंगे, क्यों ना करेंगे। एक वकील कम्युनिटी होता है जो समाज के हर सुख और दुख के बारे में सोचता है, हर इश्यूज के बारे में सोचता है, चाहे वो नेशनल इश्यूज हो या स्टेट दहेज इश्यू के बारे में क्या सोच है आपका कि जो आजकल दहेज के कहते लड़कियों का शादी नहीं हो रहा दहेज के वगैरह से, उसमें अरे क्या सर, ये दहेज वगैरह डौरी वगैरह कुछ नहीं है, ये तो डौरी खुद दे करके सोचते हैं कि हमारी बिटिया को बड़े से बड़े ऑफिसर से शादी करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, रूरल एरिया में जाएंगे तो खुद पहले से प्लानिंग बना के रखते हैं कि हमारी बेटी है तो हम इतना पैसे दे करके इस ऑफिसर से शादी करेंगे, उस ऑफिसर आप समर्थन से शादी करते हैं? करेंगे। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ये इस मामले में मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। हम आपका आइडियोलॉजी लेना देना, क्या सोच है? लेना और देना ये लेने वाले और देने वाले का विषय है, वहाँ पे कोई किसी का ये नहीं है, ये सब ये कोई मेजर इशू नहीं है। इसके लिए सरकार कानून बनाए, नहीं, पैसे वालों की शादी होना चाहिए, गरीब की शादी नहीं होनी। ऐसा नहीं है। लोगों को एक अच्छी बहू की जरूरत है घर परिवार में, जो घर परिवार को संभाले, तो ऐसे लोग बिल्कुल बिना तो दहेज के ऐसे शादियां दहेज करते हैं। लोग के बहिष्कार नहीं होना चाहिए। अरे इसके खिलाफ कानून भी बनाया हुआ, बहिष्कार भी होना चाहिए। जो बहिष्कार अरे करने वाले कानून नहीं लोग काम वही करे दहेज तो लेते समाज हैं। काम करेगा ना। आप जैसे वकील नहीं बोलोगे तो कैसे आपका सिंपल देखिए, ऐसा है, मेरे बोलने से नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इतना जानते हैं कि सरकार इसके लिए कानून भी बनाई है, लेकिन कानून बनाने वाले लेन देन करते हैं, ये तो दोनों की इच्छा की बात कंफ्यूज है वकील साहब, आप खुल के नहीं बोले, पता नहीं क्या खुल के दबाव है। नहीं बोले, नहीं कोई दबाव नहीं है, दोनों दोनों पार्टी का कंसेंट से लेन देन होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। अरे कानून बना है, लेन देन कर रहा कानून बना है, है, कानून दहेज नहीं ले रहे थे आप उसमें आपका सवाल आप घुमा रहे हो। आपका ऐसा है, सर माँ से आपका क्या कहना है, दहेज लेना है? नहीं, दहेज तो एक कुप्रथा है हाँ। और उसका रिजल्टेंट भी समाज में एक बहुत अच्छा नहीं निकला है, आज तक तो निकला नहीं। और यदि कोई आदमी ये कहता है कि भाई वो दोनों की कंसेंट बन जाती है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लड़के वाला आदमी सही माने में कह दूं तो अपने लड़के का सौदा करता है। वो कहता है मैंने लड़के को पढ़ाया है, मैंने इसकी तैयारी कराई है, तो अगर इस लड़के के साथ रिश्ता करना है, हमारे परिवार के साथ रिश्ता करना है, सीधी सीधी मांग करते हैं, दाढ़ियां मांगते हैं। अभी नोएडा में केस हुआ है, वो यही तो है कि स्कॉर्पियो दिया, उसके बाद भी जो मतलब है एक मोटरसाइकिल भूख है सर, ये तो भूख है ना, जितना दोगे उतना। हाँ, तो उसमें जो कन्या पक्ष है उसको जरूर सोचना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा संस्कारित है तो मुझे उस संस्कारित परिवार में ही बेटी का रिश्ता करना जितना चाहिए। लड़की के हक होता है लड़का क्योंकि जलाने से या शूट आउट कर देने से या मार देने से, जितना लड़की के हक है उतना लड़का की हक है ना। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन वो तो तब शुरू होगा ना जब दूसरे परिवार में वो बिटिया पहुंच जाएगी, तब बराबरी का हक होगा। तो फिर वहां पर ऐसा अभी समाज नहीं समझता है, कहाँ रुकावट आ रही है, जिम्मेदारी नहीं, कहाँ रुकावट आ रही है? वो बनावट का मामला है, कुछ नहीं है, केवल मात्र समाज जिम्मेदार नहीं है। समाज जिम्मेदार है, बिचौलिया जिम्मेदार होता है, बिचौलिया रिश्ता जब करवाता है वो जिम्मेदार होता है, पाप का भागी वो है सही माने में। जब वो कहता है कि भाई इतने बड़े परिवार में मैं तेरी बेटी का रिश्ता करवा रहा हूँ, तो अब तो बिचौलिया अपनी भी वो मांगता है 5100, 15, 11,000, 21,000 ऐसे वो मांगता है। तो वो जो दहेज प्रथा वाला आदमी है वो तो मांगेगा, लेकिन उसको रोकना पूरे बहुजन समाज की और समाज की, कोई भी समाज मानवीय समाज की जिम्मेदारी है।